नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक सिंघल। आप सभी का स्वागत करता हूं यूरेका एकेडमी के इस मंच पर। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे CUET की, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको NTA द्वारा वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। देखिए, भारत भर की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड कोर्स, डिप्लोमा वगैरह वगैरह के लिए अब सभी बच्चों को CUET देना 12वीं के बाद कंपलसरी हो गया है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसकी तैयारी किस तरीके से की जाए। देखिए, समझना बहुत आसान है। 12वीं पास करके आए हैं आप नए नए और सोच रहे हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस मंच पर मैं इंश्योर करूंगा कि किसी भी तरीके के जनरल अवेयरनेस में कोई भी ऐसा प्रश्न ना छूटे जो आपको इस एग्जाम में ना आता हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करने वाले हैं। ये 1 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें आप मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि इंडियन पॉलिटी के ऐसे कौन से प्रश्न बनते हैं जो कि CUET में आ सकते हैं। देखिए, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ भी जो मेरे द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर CUET का पेपर पॉलिटी से नहीं बनेगा। सारा कुछ जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा NCERT बेस्ड होगा और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो केवल मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि आप NCERTs की रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। 9th क्लास के NCERT और 10th क्लास के NCERT पॉलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी 11th 12th में जो भी कुछ होगा वो आप लोगों को धीरे धीरे इस सेशन में पता लगेगा। केवल बेस बनाने के लिए 9th और 10th के NCERTs इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख सकते हैं एक बारी। तो बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडियन पॉलिटी में आप सबसे पहला टॉपिक जो मेरे साथ आज कवर करेंगे वो है भारत का संविधान, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आप अंग्रेजी भाषा में। और इस भारत के संविधान को किस तरीके से बनाया गया था, इसके ऊपर आज का ये सेशन बेस्ड रहने वाला है। देखिए, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। मगर ये आज़ादी जो हमको 15 अगस्त 1947 में मिली, ये बहुत आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए कितने शूरवीरों ने अपना खून बहाया है, कितने सारे लीडर्स ने यहाँ पे कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट किया है, जिसमें महात्मा गांधी, वीर सावरकर, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और तमाम कांग्रेस के नेता शामिल थे। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया गया एक स्ट्रगल था, जिसकी फॉर्मेशन 1885 में हुई थी। अब देखिए, सब कुछ यहाँ पर जो भारत की आज़ादी से संबंधित है, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ के पढ़ना है। अगर मैं विश्व युद्ध की बात करता हूँ, वर्ल्ड वॉर्स की बात करता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए बेटा कि वर्ल्ड वॉर दोनों ही यूरोप की सरजमीन पर लड़े गए थे। और जब भी कभी विश्व युद्ध जैसी कोई चीज लड़ी जाती है तो इकोनॉमी के ऊपर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही गहन प्रभाव पड़ता है, एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे निकलने के लिए बहुत से आर्थिक रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात करूं, अगर मैं यूरोपीय महाद्वीप की बात करूं, तो दुनिया में अगर कोई सबसे भिखमंगा महाद्वीप है तो वो यूरोपीय है। क्यों? क्योंकि इन लोगों से अपनी सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती है। इन लोगों को अपने घरों में 24 घंटे नेचुरल गैस की सप्लाई चाहिए। तो आप समझ सकते हो अब कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद किस प्रकार से समस्या गहनता से बढ़ती जा रही थी यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं के लिए। बहुत सारी अर्थव्यवस्था जो अपने आप को डेवलप्ड बोलती हैं, आज की डेट में हालत यह है कि आप अपने देश की महंगाई भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो यूक्रेन में आई अब तक की सबसे बड़ी महंगाई, यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन साहब से भी उनकी महंगाई नहीं संभल रही है। और उसी और अगर मैं भारत देश की बात करता हूं, तो भारत की आज की डेट में महंगाई दर मात्र 6.4% है, जो कि RBI के अनुसार 6% होनी चाहिए। हालांकि RBI निरंतर प्रयासरत है, बार बार प्रयास करती है कि किसी ना किसी तरीके से इस महंगाई दर को 6% के नीचे लेकर आया जा सके। और शायद इसीलिए RBI ने रेपो दर को बढ़ाकर अब 6.5% कर दिया है, जो कि पिछले साल तक 5.7% के आसपास घूम रही थी। ये सारी चीजें आप मेरे साथ पढ़ोगे कि सर क्या बात कर गए अभी आप, रेपो दर क्या होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आया। अब ये सारी चीजें हैं जो आप समझेंगे मेरे साथ धीरे धीरे, बट समझ के चलिए, इंडियन पॉलिटी में भारत का संविधान एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। और इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि भारत के आजादी से पहले के कुछ वर्षों में भारत के साथ क्या घटना घटित होती है। 1939 ये वो काल है जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था।
और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत के सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत के सैनिक बहुत बहादुरता से ब्रिटेन के लिए लड़े, जिस वजह से ब्रिटेन इस वॉर में जीता भी। मगर हम लोगों का इस वॉर में पार्टिसिपेट करना, यहां तक कि महात्मा गांधी जी का आह्वान करना कि हम लोगों को ब्रिटेन का सपोर्ट करना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो शायद इसलिए बोला गया था क्योंकि हमको कुछ आस थी, कुछ उम्मीदें थी कि शायद ब्रिटेन की सरकार इस वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भारत को तोहफे में कुछ संवैधानिक उपचार जैसी चीजें देंगी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हम लोगों को दिए जाएंगे। मगर बदले में क्या मिला? सन 1919 में ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत के ऊपर रॉलेट एक्ट थोप दिया गया। रॉलेट एक्ट वो एक्ट था जहां पर आप आज की डेट में इसको धारा 144 जैसा समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए दिखे तो उन सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए, बिना कुछ बताए कि किस रीजन के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और शायद इसी वजह से सन 1919 में ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, 2 बहुत बड़े नेता अरेस्ट हुए। और इन लोगों को छुड़ाया कैसे जा सके, इसी के ऊपर सभा बैठी जलियांवाला बाग अमृतसर में, जहां पे धमक पड़े जनरल डायर और धै धै गोलियों से पूरा की पूरा जलियांवाला बाग छन्नी कर दिया। ये घटना अभी हम भूल भी नहीं पाए थे कि भारत देश में एक घटना और घटती है, और ये शायद मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। क्या घटना है ये? वर्ल्ड वॉर प्रथम में जो टर्की है, यस, ये वही देश जहां पे अभी हाल फिलहाल में 3 भूकंप देखे गए, 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये काउंटिंग अभी भी चल रही है। ये टर्की ब्रिटेन के विरुद्ध इस वॉर को लड़ रहा था। ये ब्रिटेन जीतता है, जिसकी वजह से इसी देश में रहने वाले मुसलमानों के जो सबसे उच्च जो वो है लीडर, जिनको ये लोग खलीफा या अंग्रेजी में कैलिफ बोलते थे, उनके पद को हटा दिया गया था। अब इसी वजह से भारत के मुसलमान भी ब्रिटेन की सरकार से नाखुश थे और इसलिए भारत में खिलाफत आंदोलन चला। अब ये खिलाफत आंदोलन था एक तरफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हिंदुओं की आस्थाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है कि ब्रिटिश सरकार हम लोगों के साथ आखिरकार कर क्या रही है। हमने सरकार के लिए अपनी शहादत दी वर्ल्ड वॉर में, फिर भी ये सरकार हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें देने के लिए नाकाम रही जिसके लिए हम प्रयासरत थे। और ऐसे में ही महात्मा गांधी जी 1920 में हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, सॉरी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाते हैं, माफ कीजिएगा, जिसको आप हिंदी भाषा में अपना असहयोग आंदोलन बोलते हैं। बट ये सारी चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? केवल इसलिए बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो आशाएं हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार से लगा के रखी थी, वो सारी आशाएं ब्रिटिश सरकार ने तोड़ दी। और इसी वजह से 1939 में जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। और ये वो वाइसरॉय हैं जिन्होंने बिना किसी पार्टी से विचार विमर्श किए, बिना किसी डिस्कशन के भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन का अनाउंसमेंट कर दिया कि भारतवर्ष भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगा। ये सारी चीजें देखकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा परेशान थी कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अनाउंस करने से पहले, जिस वजह से भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की सहायता बिल्कुल नहीं करना चाहता था, और उसी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज घटित होती है जिसको बोला जाता है ब्रिटिश सरकार जर्मनी के हिटलर और इटली से बुरी तरीके से हार रही थी। ऐसे में भारत का समर्थन ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत जरूरी था, और उन्हीं समर्थनों के दौर में एक के बाद एक नीतियां भारत के सामने रखी जाती है। हालांकि कोई भी नीति आपको पसंद नहीं आती। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर जो ब्रिटिश सरकार जो कि अमेरिकियों द्वारा गिराया गया था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी समाप्ति की तरफ चल जाता है और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद यूरोप की हालत इतनी बुरी है कि आप जीतने वाली पार्टी और हारने वाली पार्टी के बीच का अंतर नहीं बता सकते थे, और ऐसे में ही अमेरिका ने अपना दांव खेला। अमेरिका बोलता है, प्रेशर बनाता है सभी के सभी यूरोपीय देशों पर कि अगर आपको आर्थिक सहायता चाहिए अपनी इकोनॉमी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ऐसे में अपने सारे उपनिवेश आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब अमेरिका ऐसा क्यों बोल रहा था? क्योंकि कभी किसी समय अमेरिका के 13 देश ब्रिटेन की कॉलोनी भी रह चुके थे। हालांकि रूस उस समय का दूसरा सबसे बड़ी पावर
जो उस समय सोवियत यूनियन या सोवियत संघ के नाम से जानी जाती थी, वो भी यूरोप के सभी देशों पर एक जैसा ही प्रेशर बना रहा था कि आप सभी को उपनिवेश छोड़ने पड़ेंगे। ऐसे में भारत, जो कि ब्रिटिश सरकार का सबसे मुनाफे वाला उपनिवेश था, उसको छोड़ने के लिए ब्रिटेन तैयार नहीं था, मगर फिर भी ब्रिटेन को छोड़ना पड़ा। और ऐसे में क्लीमेंट एटली साहब ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं और इनकी ही चेयरमैनशिप में भारत में 1946 में, बिल्कुल इस वॉर के खत्म होने के एक साल बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजी जाती है। ये कैबिनेट मिशन योजना वो योजना थी जिसने भारत को इस चीज के लिए तैयार करना था कि आप अपना किस प्रकार से संविधान बनाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के आते ही ना तो केवल मुस्लिम लीग मगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही पार्टी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकारती हैं। और इस योजना को स्वीकार करने के बाद दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संवैधानिक सभा का गठन किया जाता है। ये वो संवैधानिक सभा है जिसने भारत के संविधान को तैयार करना था। इस संवैधानिक सभा में 1946 में 389 मेंबर थे, जिसमें मुस्लिम लीग के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मगर भारत में चलने वाली सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। अगर मैं मुस्लिम लीग की बात करूं तो इनके गढ़ केवल सिंध, पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों में ही देखे जाते थे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह बनता है कि अगर भारत के संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा, जिसमें 389 मेंबर्स थे, अगर बना दिया जाता तो दोस्तों ये संविधान होता अखंड भारत का। अखंड भारत जिसमें बांग्लादेश भी होता और वर्तमान का पाकिस्तान भी होता। मगर ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को गवारा नहीं थी और मोहम्मद अली जिन्ना 1940 से ही जो पाकिस्तान की मांग करते आ रहे थे, उनके द्वारा ऐलान कर दिया गया 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। अगर मैं थोड़ी बहुत तारीखों में अगर तारीखों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। तकरीबन अगस्त के महीने में ही 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा होती है, जिसको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहा जाता है। अब इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के जस्ट बाद भारत में जितने भी मुस्लिम डोमिनेंट एरिया थे वहां पर दंगे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मांग अब बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, जिसके विरोध में हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में भी मुसलमानों पर अत्याचार किए जाते हैं। अगर मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे तो विरोध में हिंदू भी अपना प्रदर्शन करते हैं। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है भारत में कि इसका सलूशन ढूंढ पाना किसी भी राजनेता के बस की बात नहीं थी। और ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 में भारत का वाइसरॉय बनाकर भेजा जाता है। इनको भेजने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि अब भारत के इस पूरे की पूरे जो मसला है इसको सुलटा कर आओ, किस तरीके से भारत में शांति बहाल की जा सके। और ऐसे में 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अपनी योजना सबके सामने रखते हैं, जिसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना को सुनने से पहले आप ये बात जरूर समझ लीजिएगा कि पहले मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को एक्सेप्ट किया था, इसलिए इनके मेंबर और मुस्लिम लीग के मेंबर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर दोनों को मिलाकर टोटल मेंबरशिप 389 मेंबर्स की बन पा रही थी। मगर जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को अनाउंस करने के बाद, डायरेक्ट एक्शन डे को अनाउंस करने के बाद, जैसे ही मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तो ये 389 मेंबर की असेंबली घटकर 299 मेंबर्स की रह जाती है। और इसी 299 मेंबर्स की असेंबली ने भारत के संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में पूरा किया था। अब सुनते हैं 3 जून 1947 की वो योजना जिसको रेडियो पर अनाउंस किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो देशवासियों के सामने आकर अपने प्लान को रख पाते, क्योंकि भारत में सांप्रदायिक दंगे जोर पकड़ रहे थे। ऐसे में 1947 का ये योजना बताता है कि भारत के 3 टुकड़े किए जाएंगे, जिसमें से 2 टुकड़े पाकिस्तान और 1 टुकड़ा भारत कहलाएगा, जो कि वर्तमान में हम लोगों के पास में है। हालांकि पाकिस्तान का दूसरा टुकड़ा जो 1971 में बांग्लादेश बना, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न था कि अगर पाकिस्तान ये होता तो भारत के ऊपर या भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ता। जाहिर सी बात है, प्रभाव कुछ अच्छा तो नहीं पड़ता। और शायद इसीलिए 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाने वाला प्रांत बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, ये बात नहीं है, बात सारी ये है
कि 1947 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिलती है और आज़ादी के बाद काम करनी शुरू करती है हमारी संवैधानिक सभा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर संवैधानिक सभा के ये 299 मेंबर पहली बार कब मिलते हैं, और यहां से हम लोगों का स्टैटिक पोर्शन शुरू हो जाता है। डेट है 9 दिसंबर 1946 की। जैसे ही मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा करी, ठीक उसके 2 महीने के बाद संवैधानिक सभा की पहली बैठक होती है और इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आप टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया जाता है और इसकी दूसरी बैठक ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है और ये सेकेंड बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संवैधानिक सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संवैधानिक सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया और इन्हीं की अध्यक्षता में संवैधानिक सभा की बैठकें शुरू होती है। हालांकि बहुत सारी तारीखें हैं जिसको आपको याद करना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तारीखों की, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की, तो उन्हीं मीटिंग्स में जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो 22 जनवरी 1947 की है। जो 22 जनवरी 1947 को ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। 22 जनवरी 1947 की ये वो मीटिंग है जिस समय संवैधानिक सभा के मंच पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के बनने वाले पहले प्रधानमंत्री, एक स्पीच सबके सामने साझा करते हैं और स्पीच को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच। अगर जो बच्चे जानते हैं बहुत बेहतरीन है, मगर जो नहीं जानते मैं आज आपको बता दूं, संवैधानिक सभा में बोली गई स्पीच का एक एक शब्द आज भारत के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ये वही प्रियम्बल है जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं दोस्तों, और यही वो प्रस्तावना है जो भारत के संविधान की कुंजी भी कहलाती है, गाइड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की स्पीच सभी मेंबर के सामने रखी जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 जनवरी 1947 को। इसी के बाद जो पांचवी और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है वो आप लोगों की 22 जुलाई 1947 है। ये 22 जुलाई 1947 की वो तारीख है जिस समय तिरंगे को अपनाया गया था। अब ये सब इंपॉर्टेंट चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय हम लोगों ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, तिरंगे को अपनाया गया था। अब देखिए ये वो तारीखें हैं जो एक नागरिक को जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं सब पर प्रश्न बन सकते हैं। ये वो तारीख है जिस समय भारत के तिरंगे को अपनाया गया था। अब मेरा प्रश्न आप सभी बच्चों से ये है कि भारत के तिरंगे का डिजाइन सबसे पहले किसने बनाया था? भारत के तिरंगे का डिजाइन सबसे पहले किसने बनाया था? और आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने से पहले भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया था उस इंसान के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोग्राम शुरू किया था उस इंसान को रिस्पेक्ट देने के लिए। आखिरकार वो प्रोग्राम का नाम बताएंगे आप? और किसने भारत के तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो जरूर बताएंगे। जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, सारे ऑनलाइन आइए ताकि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तारीखों के बारे में पढ़ सके आज के इस डेट में। और अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक किए बिना आप इस चैनल से नहीं जाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा, जिसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना यार सब्सक्राइब बटन का, बट फायदा अपन को ये होता है कि हम लोग आपके पास समय से पहुंच जाते हैं। जो भी हम लोग वीडियो लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाती है ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। यार फ्री का ज़माना है, यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग आखिरकार जो नॉलेजेबल चीज़ आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं एटलीस्ट वो सभी को ग्रहण करनी चाहिए। तो 22 जुलाई 1947 ये वो तारीख है जिस समय भारत के तिरंगे को अपनाया गया था। और फिर 15 अगस्त 1947 जब भारत एक स्वतंत्र देश घोषित हो गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को मेरे साथ याद रखनी है। मगर 26 जनवरी 1949 एक और तारीख आ जाती है, 26 नवंबर 1949। ये वो तारीख है जिस समय भारत के संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। अंगीकृत करने का मतलब मेरा ये है जब भारत के संविधान को पास कर दिया गया था। भारत के संविधान को पास कर दिया गया था इस तारीख के दिन।
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था। मगर दोस्तों अब देखने वाली बात यह है, रोमांचक चीज यह है कि पास करने के बाद भी यह संविधान पूरे भारत पर लागू नहीं किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को यह संविधान पास होकर बिल्कुल तैयार खड़ा था, लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार था। बट फिर भी संवैधानिक सभा के 299 सदस्य ये बोलते हैं कि हम इसको अब लागू नहीं करेंगे, इसको अभी लागू नहीं किया जाएगा। अब इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन हमको समझ में आना चाहिए कि इसको क्यों लागू नहीं किया गया था, और इसके पीछे का रीजन छिपा है इतिहास में कहीं, जो कि 1929 में है। 1929 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन बुलाया जाता है। हालांकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपको सर हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है हिस्ट्री, बट फिर भी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। कभी किसी समय दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भी 1905 में कांग्रेस का सेशन बुलाया गया था कोलकाता में। किधर? कोलकाता में। और इस 1905 के कोलकाता सेशन में दादा भाई नौरोजी ने मांग करी थी स्वराज की। अब स्वराज क्या चीज है? स्वराज मतलब हाफ इंडिपेंडेंस, मुझे आधी स्वतंत्रता चाहिए। मतलब क्या कि यहां पर इलेक्शंस हमारी तरफ से हो जाए, यहां पर सरकार भारत की जनता द्वारा चुने, मगर ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ के ना जाए। जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार, जिस तरीके से ब्रिटेन आज चलता है, कुछ इसी प्रकार का सिस्टम हम भारत के लिए मांग कर रहे थे 1905 से। 1905 में हम लोग बोलते हैं जिस तरीके से ब्रिटेन की महारानी भी है, हम चाहते हैं कि ब्रिटेन की महारानी भारत की महारानी भी कहलाए, और उन्हीं के अध्यक्षता में, उन्हीं के अंतर्गत भारत में चुनाव हो, लोगों के द्वारा चुनी गई एक सरकार बैठे और ये सरकार लोगों के लिए काम करे, जैसे कि ब्रिटेन करता है। जैसे कि ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक देश भी है, मगर ब्रिटेन आज की डेट में भी मोनार्की को मेंटेन करके रखता है। कुछ इसी टाइप की डिमांड 1905 में दादा भाई नौरोजी कोलकाता सेशन में करते हैं। बट फिर भी ब्रिटिश सरकार ये सब चीजें आप लोगों को देने के लिए कोई प्रयास नहीं दिखाती है, और इसलिए 1914 में आप लोगों से वादा किया जाता है कि अगर भारत का एक एक सोल्जर ब्रिटिश सरकार को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में समर्थन देगा, तो निश्चित ही भारत को कुछ संवैधानिक उपचार दिए जाएंगे। और हमारे दिमाग में कौन से उपचार चल रहे थे? हमारे दिमाग में उपचार चल रहे थे स्वराज के, जो कि दादा भाई नौरोजी ने 1904 में मांगे थे। हालांकि 1919 में क्या हुआ ये मैं कहानी पहले ही बता चुका हूं, इसलिए हम लोगों का विश्वास इस सरकार के ऊपर से, ब्रिटिश की गवर्नमेंट के ऊपर से डगमगा जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि 1939 में हम लोगों ने दोबारा ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट क्यों नहीं किया। चलिए ये बात की है, मगर अब 1929 में एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये लाहौर में कांग्रेस का सेशन बुलाते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के इस सेशन में, जो कि दिसंबर में बुलाया गया था 1929 में, एक पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोजल सभी कांग्रेस जो मेंबर है उनके सामने रखा जाता है, और इस पूर्ण स्वराज के उस प्रस्ताव को बहुमत से एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। इसका मतलब वही कांग्रेस जो अभी तक स्वराज की मांग कर रही थी, अब 1929 में अपनी मांग को चेंज करते हुए पूर्ण स्वराज में एंटर कर जाती है। पूर्ण स्वराज का मतलब दोस्तों होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर भारत में नहीं चाहिए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करते ही भारत में लॉर्ड इरविन की तरफ से दीपावली डिक्लेरेशन की घोषणा की जाती है। दीपावली डिक्लेरेशन, दीपावली घोषणा क्या थी इसका कोई भी दिवाली से लेना देना नहीं है, मगर दीपावली डिक्लेरेशन में लॉर्ड इरविन कहते हैं कि निश्चित ही भारत को स्वराज दिया जाएगा, मगर कब दिया जाएगा इसके बारे में लॉर्ड इरविन कुछ नहीं बोलते हैं। बट देखने वाली बात यह है कि 1929 में दोस्तों हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर लेते हैं, और इसी समय एक तारीख निश्चित की गई थी 26 जनवरी 1930 की, और इस तारीख के दिन बोला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि हम सभी भारतवासी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इन्होंने बोला 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि क्या हुआ उसके पीछे की कहानी मैं नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल, बट यह चीज याद रखिएगा कि 1929 में ही 26 जनवरी यह तारीख ऐतिहासिक हो गई थी, और इसी कांग्रेस के अधिवेशन की याद में 2 महीने इंतजार करता है भारत का संविधान, और आखिरकार इस संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जब पूरे भारतवर्ष में संविधान को लागू किया जाता है और भारत बन जाता है एक गणतंत्र देश। अब यहां पर मैंने
एक शब्द यूज किया कि भारत बन जाता है एक गणतंत्र देश। अब यहां पर रिपब्लिक का मतलब क्या है ये हम समझेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे ना गणतंत्र को जो लोकतंत्र है उसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं, गणतंत्र को ये जो डेमोक्रेसी है उसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं। बट आप लोग मत कीजिएगा बेटा, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्र और जो लोकतंत्र है उसके बीच का अंतर क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के सामने रख दूं बेटा, जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब आजादी से पहले भारत में मौजूद सबसे उच्चतम अधिकारी का नाम हुआ करता था वाइस रॉय। वाइस रॉय जो कि ब्रिटिश जो किंग और क्वीन है उसका डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन करने वाला भारत में एक इंसान था जो कि पूरे भारत को लीड करता था। 15 अगस्त 1947 में हम आजाद होते हैं और इसी वाइस रॉय का नाम परिवर्तित करके कर दिया जाता है गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन को ही चुनते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अब गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के पहले लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं और उसके बाद हम सी राज गोपालाचारी को भारत के प्रथम और कह सकते हैं भारत के द्वितीय मगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त करते माफ कीजिएगा। सिद्धार्थ, बीएससी की क्लासेस भी स्टार्ट करोगे क्या आप? बेटा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप प्लीज़ मेरी बैकएंड टीम से कांटेक्ट कीजिए एक बारी 9650084099। इस पे कांटेक्ट करके आप अपनी क्लासेस की इंक्वायरी ले सकते हैं बेटा। मुझे क्लासेस का कोई आइडिया नहीं रहता। हाँ, अपने कोर्स से संबंधित मैं कुछ बता सकता हूँ, मैं बीएससी की क्लासेस नहीं लेता हूँ। हाँ, अगर आपको कुछ जनरल अवेयरनेस उसमें पढ़ने वाला रहेगा तो वो मैं ज़रूर पढ़ाने के लिए आऊँगा, बट बीएससी के कोर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता बेटा, आई एम वेरी सॉरी। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 से पहले। ये वाइसरॉय जो कि अब हो गया था भारत का गवर्नर जनरल, और इसी गवर्नर जनरल के रूप में भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अब जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये है तो एक ब्रिटिश, मगर लॉर्ड माउंटबेटन जब वापस ब्रिटेन चले जाते हैं तब भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालचारी। अभी सी राजगोपालचारी पहले भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। एक प्रश्न मिल गया आपको, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सी राजगोपालचारी को भेजा जाता है 340 कमरों वाला राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद वो कमरा जो कि वाइसरॉय के लिए तैयार किया गया था, वहां पे पहुंचते ही सी राजगोपालाचारी कहते हैं कि मुझे यहां पर बू आती है, किसकी? उपनिवेशवाद की। मैं इस राष्ट्रपति भवन में रह नहीं सकता हूं, मैं इसमें अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता हूं। मगर यार भारत की एक प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल क्या है कि अगर आप भारत के हेड है तो सर आप राष्ट्रपति भवन से बाहर नहीं आ सकते हैं। और उसी समय सी राजगोपालचारी जो हैं वो एक निर्णय लेते हैं कि मैं राष्ट्रपति भवन के गेस्ट हाउस में रहूंगा। और दोस्तों तब से लेकर आज तक भारत का हर एक राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के गेस्ट हाउस में ही रहता है। ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता हो, अगर पहली बार पता लगी है तो एक थम्स अप तो बनता है यार। अब चलते हैं आगे। गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालचारी को चुना जाता है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, गवर्नर जनरल एक वो पद था जिसका कोई इलेक्शन नहीं होता था। ये कोई इलेक्टेड पद नहीं था, इसका कोई निर्वाचन नहीं होता था। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कौन होता था? ये भारत का हेड होता था। इसे भारत के हेड के रूप में आप जानते हैं, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद से भारत को संभाला। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अगर कोई भी इंसान देश का हेड है जो कि देश के लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है, ऐसे देश को रिपब्लिक या गणतंत्र नहीं कहा जाता है। इसलिए ब्रिटेन डेमोक्रेटिक तो है मगर ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जो हेड है वो ब्रिटेन का राजा है, और राजा कभी यार
नागरिकों द्वारा नहीं चुना जाता है। समझ रहे ना बेटा आप सभी? तो इसलिए भारत के गवर्नर जनरल के कोई चुनाव नहीं होते थे, इनको तो बस बिठा दिया गया था, क्योंकि हमारे पास संविधान तैयार नहीं था, हमें समय चाहिए था अपने संविधान को लिखने के लिए। अभी तो आजादी मिली थी नई नई, भारत के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने वाला भी एक इंसान चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने उसी वाइस रॉय को बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया था, ताकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत किसी भी तरीके से ना आए। ये एक स्वतंत्र व्यक्ति है जिसका चुनाव नहीं होता है और भारत का हेड है, और क्योंकि ये चयनित व्यक्ति नहीं है, नॉमिनेटेड इंसान है, इसलिए भारत इस समय रिपब्लिक नहीं था। 26 जनवरी का दिन आता है, 26 जनवरी जब हमारा संविधान लागू होने के लिए तैयार होता है, और इस 26 जनवरी 1950 के दिन इसी गवर्नर जनरल के पद को भारत में समाप्त करके इसको बदल दिया गया भारत के राष्ट्रपति में। और हमें पता है कि भारत का राष्ट्रपति एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, भले वो जैसे मर्जी चुना गया हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, क्योंकि अब भारत का हेड एक चुना हुआ व्यक्ति होगा। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र कहलाया, जो कि इससे पहले नहीं था। और इसी के एक साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं और भारत लोकतंत्र बन जाता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर लोगों के पास एक चॉइस हो कि उनके ऊपर कौन सी सरकार राज करे, जहां पर लोगों के पास चॉइस हो कि सरकार पसंद ना आने पर वो सरकार को बदल पाए, जहां पर लोगों के पास चॉइस हो कि वो ऐसे लोगों को चुने जो उनके लिए काम करे, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है दोस्तों। तो डेमोक्रेसी, रिपब्लिक दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में से कोई एक भी चुन सकते थे हम, मगर भारतवर्ष ने दोनों को ही चुना। और इसके साथ आज भारत ना तो केवल गणतंत्र है, मगर हम लोकतंत्र भी है। और 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम दोनों ही नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बनता है, क्योंकि भारत के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपके पास नाम शुमार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। एक चीज मैंने बीच में आप लोगों को बोली थी कि भारत के संविधान को इस तारीख तक नहीं है, ये भारत के संविधान को इस तारीख तक, जो कि 26 नवंबर 1949 है, क्योंकि संविधान पास हो गया था ना हमारा। मतलब शुरू कब हुआ? शुरू हुआ सर 9 दिसंबर 1946 को। इस तारीख से लेके इस तारीख तक भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगता है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि ये 2 साल 11 महीने 18 दिन आखिरकार कहाँ तक है। ये है 26 नवंबर 1949 तक, ना कि 26 जनवरी 1950 तक। आज के डेट में हर वर्ष 26 नवंबर को संवैधानिक दिवस मनाया जाता है, और उसी तरफ 26 जनवरी मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। और इस बार के गणतंत्र दिवस में हम लोगों ने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को भारत में एक तरीके से चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। 1950 26 जनवरी को हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मिस्टर सुकार्नो को बुलाया गया था। और इस साल बनाया गया भारत का रिपब्लिक डे, भारत का 74वां रिपब्लिक डे है। हालांकि रिपब्लिक डे में जितने भी देशों ने अपनी छावनियां दिखाई, झांकियां दिखाई, सॉरी छावनियां नहीं झांकियां दिखाई, जिसको टैब्लो कहा जाता है अंग्रेजी में, उनके अवार्ड्स आ चुके हैं। भारत में सबसे अच्छी झांकी का अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड को, जिन्होंने मानस खंड नाम की झांकी दिखाई। हालांकि दूसरी सबसे अच्छी झांकी महाराष्ट्र की थी और तीसरी सबसे अच्छी झांकी उत्तर प्रदेश की। तो ये टॉप 3 राज्य आप लोगों को याद होने चाहिए। 74वें गणतंत्र दिवस के अवार्ड्स अब आउट हो चुके हैं। आगे की बात करते हैं बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे क्लास को बढ़ाना चाहता हूं। हमारे पास ब्रिटिश सरकार के समय एक अधिनियम था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते थे। 1935 से समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि भारत की आज़ादी से पहले का अधिनियम था ये, जो कि किसी छोटे संविधान से कम नहीं था, बहुत बड़ा अधिनियम था। इसमें पूरे भारत के प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र था। हमको लगा उस पूरे की पूरे टाइम में जब हम अपने संविधान को लिख रहे थे कि यार इस अधिनियम को भी बेकार नहीं जाने देना चाहिए, इस अधिनियम से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उठाकर हमें भारत के संविधान में लिखनी चाहिए। और इसी कारण इस अधिनियम को पूरा की पूरा उठाकर हमने एज इट इज भारत के संविधान में कॉपी पेस्ट कर दिया, जिस वजह से भारत के संविधान का 2/3 पार्ट, आज भारत के संविधान का 2/3 पार्ट
शासन अधिनियम 1935 बनाता है दोस्तों। अब बात यह है कि सर कौन कौन सी चीजों को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। हम लोगों ने जुडिशरी, जिसको बोलते हैं न्यायपालिकाएं, वो लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उठाया, प्रशासनिक ढांचा। अगर आप इन सब चीजों को पढ़ोगे तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कुछ ही उठाकर भारत शासन अधिनियम 1935 में ले लिया था। एक मिनट रुकिएगा बेटा। व्हाट्सएप पे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चे जो व्हाट्सएप वाले हैं जो ऑनलाइन आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई भी बच्चा अपने फ्रेंड को जानता है तो प्लीज़ उसे भी बताइए कि क्लास यूट्यूब पर हो रही है। मैसेज करने से पहले वो प्लीज़ एक बार यूट्यूब पे आके सेशन को अटेंड करे। आप लोगों का कोई भी ग्रुप अगर हो तो प्लीज़ ये सूचना आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने उठाया जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राज्यपाल का पद, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बोला जाता है आप लोगों का लोक सेवा आयोग, और पता नहीं क्या क्या। ये पब्लिक सर्विस कमीशन वही है जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, अगर यूनियन में है तो आप इसको यूपीएससी के थ्रू जानते हैं, और अगर किसी राज्य की है तो उस राज्य के एब्रीविएशन इसके आगे जुड़ जाते हैं। जैसे कि यूपी की है तो उसको आप यूपीपीएससी बोलते हैं, और अगर अपना केंद्र सरकार की है तो आप उसको यूपीएससी बोलते हैं। ये सारा ढांचा हम लोगों ने इस अधिनियम से उठा लिया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जो कि भारत के आज के संविधान का कम से कम 2/3 हिस्सा बनाता है। और बचा हुआ भारत का 1/3 हिस्सा दोस्तों दुनिया के 10 देशों के संविधान से लिया गया। और यही से क्वेश्चन निकल कर आता है कि 10 देशों के संविधान में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो इन देशों से उठाकर भारत के संविधान में लिखी गई। जिसमें सबसे पहला जो आज हम कवर करेंगे वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप अखबार बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस सदी की सबसे बड़ी एविएशन डील करी है टाटा सन्स ने। इस साल की या इस पूरे की पूरे दशक की सबसे बड़ी एविएशन डील करी है टाटा सन्स ने। 470 विमानों का ऑर्डर फ्रांस की कंपनी जो एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग को दे दिया गया है, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम दिग्गज नेता जैसे कि जो बाइडन, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन साहब और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत को बधाई देते हैं। टाटा सन्स की जो बधाइयां हैं, जो टाटा सन्स की अच्छाइयां हैं, वो पूरी दुनिया में गाई जा रही है। टाटा सन्स ने ये $80 बिलियन की डील साइन करी है। $80 बिलियन कितना होता है दोस्तों, ये समझने के लिए मैं आपको केवल एक छोटा सा उदाहरण दूंगा पाकिस्तान का। आप सोचेंगे सर बार बार आप पाकिस्तान को घसीट लाते हैं, पाकिस्तान देश ही ऐसा है यार। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में मात्र $3 बिलियन है, और ये $80 बिलियन की डील मात्र भारत में बैठा एक इंसान साइन कर देता है। ये कितना होता है उसके लिए भी बता दूं, जब एलॉन मस्क साहब ने ट्विटर खरीदा था तो पूरी दुनिया भर में वाहवाही हो गई थी कि ट्विटर खरीद लिया एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में। ये इतना पैसा होता है कि हम ट्विटर को 2 बार खरीद डालें, ये इतना पैसा है $80 बिलियन। और अभी सुर्खियों से पता लगा है कि शायद ये $80 बिलियन बढ़कर $100 बिलियन के आसपास चले जाए, क्योंकि टाटा सन्स 50 और विमान खरीदने की योजना बना रहा है। 470 विमानों का ऑर्डर टाटा सन्स दे चुका है, जिसमें से 250 विमान खरीदे जाएंगे फ्रांस की कंपनी एयरबस से, और 220 विमान खरीदे जाएंगे अमेरिकी कंपनी जो बाइडन मतलब अमेरिकी कंपनी बोइंग से, जिसकी वजह से अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स बनेंगी। ये जो बाइडन ने बोला है। भारत में भी यार बहुत सारी तरक्की होगी, जो कि उड़े देश का आम नागरिक भारत सरकार की उड़ान पॉलिसी समझ सकते हैं। अब मात्र सेकंड एसी के किराए में एक आम आदमी 45 मिनट की फ्लाइट 1500 रुपए में तय कर सकता है।
बुक कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका का नाम पहले लिखा है तो याद आ गया, कुछ आप लोगों से साझा कर दिया। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बेटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अखबार से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ज़रूर आते हैं। किस प्रकार से पढ़ना है अखबार, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। पहली चीज़ जो हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ली वो है मौलिक अधिकार। और अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करता हूं, अगेन ये टॉपिक पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में लिखे हुए हैं। और ये मौलिक अधिकार जब अमेरिका के संविधान से लिए गए थे तब ये 7 अधिकार थे, मगर अब ये अधिकार घट के 6 रह गए हैं। अब 7 अधिकार कौन कौन से थे, हमने कौन से अधिकार को हटा दिया, ये सब चीजें आप लोग मेरे साथ इस मौलिक अधिकार नामक टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकंड चीज जो अमेरिका के संविधान से ली गई वो है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 13 में लिखा हुआ है। क्या होता है ये न्यायिक पुनर्विलोकन, इसके ऊपर भी बात करेंगे जब मौलिक अधिकार आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तीसरी चीज जो अमेरिका के संविधान से ली वो है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका के संविधान ने हम लोगों को बताया कि उपराष्ट्रपति साहब कौन होते हैं। चौथी चीज जो अमेरिका के संविधान से ली वो है राष्ट्रपति को हटाने की विधि, मतलब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको महाभियोग कहा जाता है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान ने हमको बताया है, जो कि संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन्ड है। हालांकि 62 से शुरू हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 62 उपराष्ट्रपति की जिक्र करता है। आर्टिकल 62 बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। हालांकि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। अगर आपको यह भी नहीं पता था तो आप अपनी अपनी कॉपीज में मेंशन कर सॉरी माफ कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 63 है ये, आर्टिकल नंबर 63 है ये। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के शॉर्ट नोट्स के लिए बनाता जा रहा हूं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों को इजी हो जाएगा अपने पॉलिटी के नोट्स को रिवाइज करना। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप इस क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अमेरिका के संविधान से ना तो केवल उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, मगर राष्ट्रपति को हटाने की विधि भी अमेरिका का संविधान हम लोगों को बताता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की विधि, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अमेरिका का संविधान हम लोगों को बताता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को अभी तक भारत में इस विधि से नहीं हटाया गया है एक बार भी, मगर बहुत मस्त विधि है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को ये साझा करूंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। तो ये तो बात रही दोस्तों अमेरिका की। अब चलते हैं वो देश जिसने 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया, और उस देश से हम लोगों ने क्या लिया है, नाम है इसका ब्रिटेन, जिसके प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक साहब है। यूके से हम लोगों ने पहली चीज ली संसदीय शासन प्रणाली, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके 2 अंग होते हैं, ऊपरी सदन और निचला सदन। ये बताने वाले जो देश है ये ब्रिटेन है। इन लोगों से हम लोगों ने कैबिनेट प्रणाली भी उधार में ली, जिसको हम भारत में मंत्री परिषद कहते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के नीचे काम करती है, जिनके पास मंत्रालय होते हैं। ब्रिटेन से हम लोगों ने एकल नागरिकता भी उधार में लिया कि पूरे भारत में केवल एक ही नागरिकता दी जाएगी। यह सब भी ब्रिटेन ने ही हमको बताया है। हालांकि एकल नागरिकता के लिए हमारे पास संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सारे के सारे आर्टिकल नागरिकता के बारे में जिक्र करते हैं। नागरिकता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अलग से कवर किया जाएगा, जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि 2020-19 में जो भारत भर में विरोध हो रहा था इसी नागरिकता अधिनियम का, आखिरकार वो विरोध था क्या। ये सारी चीजें आप लोग मेरे साथ क्लास में देखेंगे, बट उससे पहले आप ये पढ़ लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने ब्रिटेन से ली वो है विधि निर्माण प्रक्रिया, जिसको हम लोग लॉ मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया
हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सर विधि निर्माण प्रक्रिया क्या है। भारत में विधि निर्माण प्रक्रिया होती है जहां पर एक बिल जिसको प्रस्ताव या विधेयक या अपना विधेयक बोला जाता है, इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। पार्लियामेंट के दोनों सदन जब इस विधेयक को पारित कर देते हैं तब ये विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये विधेयक अधिनियम बन जाता है। कुछ इस प्रकार का सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन से उधार में लिया है। तो पार्लियामेंट जो आज भारत में है वो केवल ब्रिटेन की वजह से है। भारत की पार्लियामेंट को बोला जाता है बाईकेमरल पार्लियामेंट, मतलब द्विसदनात्मक संसद। बाईकेमरल का मतलब होता है कि हमारे पार्लियामेंट के दो सदन हैं, क्योंकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के भी दो सदन हैं। ठीक है, ऊपरी सदन जो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, हम उसको भारत में राज्यसभा बोला जाता है, और जो इनका निचला सदन है वो वहां पर हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, जो कि हम भारत में लोकसभा बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम हम लोग ब्रिटेन से उधार में लेकर आते हैं। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया? अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हालांकि समवर्ती सूची का जिक्र हमारे संविधान के शेड्यूल नंबर 7 में है, जिसको आप लोग बोलते हैं अनुसूची नंबर 7। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखा हुआ है। इसके साथ प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, किस तरीके से हमारी प्रस्तावना लिखी जाएगी, ये भी ऑस्ट्रेलिया का संविधान हम लोगों को बताता है। हालांकि प्रस्तावना के शब्द पंडित नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच वाले थे, जो 22 जनवरी 1947 को संवैधानिक सभा के मंच पे दी गई थी। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने उठाई। अब चलते हैं रूस की तरफ। भारत का मित्र रूस जो कि उस समय सोवियत यूनियन था, हम लोगों ने रूस से 1970s के डेकेड में उठाए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक राइट नहीं है, ये कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनका जिक्र भारत के संविधान के पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में है। आज की डेट में हमारे पास क्या कहते हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मगर जब रूस से ये उधार में लिए गए थे तब केवल 10 थे। हालांकि सन 2002 में इसको बढ़ाकर हमने 11 कर दिया था। इसके साथ साथ रूस से हमारी प्रियम्बल में एक शब्द जुड़ा हुआ है, जस्टिस। हमारी प्रियम्बल में अगर आप हमारी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो एक शब्द आपको मिलेगा, न्याय, जस्टिस। ये जस्टिस शब्द प्रियम्बल में भी रूस से ही लिया गया है। यहाँ पे जस्टिस के 3 मायने निकल कर आते हैं। 3 मायने क्या? राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। PSC याद रखेंगे, मतलब पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस के 3 मायने निकल कर आते हैं, जो कि हम लोगों ने अपने प्रियम्बल में लिखा हुआ शब्द है, ये रूस से उधार में लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश है। हालांकि 10 देशों की सूची पढ़ानी थी, मगर टाइम इजाजत नहीं देता है। आज के इस सेशन में हम लोग केवल ये 4 देश ही पढ़ पाएंगे। हालांकि बाकी का सेशन कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों को वीडियो लाइक करनी है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स का जवाब सही ढंग से दे पाऊं। इसके साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक बटन दबाए बिना आप यहाँ से नहीं जाएंगे। कोई पैसा नहीं कटेगा आपका लाइक और सब्सक्राइब दबाने में। फ़ायदा केवल ये होगा, हमको खुशी इतनी मिलेगी कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सफल रहा। आप तक हमारा जो प्रयास है नॉलेज पहुंचाने का, उसमें हमको सफलता मिली है। इसके साथ साथ आप लोगों की प्रिपरेशन में हम पूरी जान झोंकते हैं कि आपका CUET इतने बढ़िया नंबर से पास हो कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में जाने लायक आपके पास नंबर ज़रूर आ जाए। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एक छोटा सा डेमो है जो आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा, जिसमें मैंने आपके साथ साझा करी भारत के संविधान से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही जल्द। तैयारी के साथ आप लोग भी अपनी कॉपी पेंसिल तैयार रखिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे सेशन में आप ना तो केवल पढ़ते हैं स्टैटिक जीके, मगर मैं आपको अपने ही सब्जेक्ट से जुड़े कुछ करंट की बातें भी बताता हूं, जो कि हाल फिलहाल में दुनिया में चलती हैं। तो आपका करंट और स्टैटिक दोनों ही कवर करते हैं हम लोग साइड बाय साइड, ताकि आप दुनिया से भी जुड़े रहें और भारत में जो किताबें छपती हैं NCERTs, उसमें क्या लिखा है उसकी जानकारी भी आपके पास निरंतर बिना रुके तरीके से पहुंचती रहे। आशा करता हूं मेरा ये प्रयास सफल रहा होगा अभी तक। अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा के मुझे ज़रूर ये बता सकते हैं आप
कि सर आपके द्वारा बताई गई सारी चीज़ें हमारे तक सही ढंग से पहुंच गई है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपना व्यक्तित्व बहुत अच्छे से विकसित करें और सारी बुलंदियों को प्राप्त करें जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं। बस इसी आशीर्वाद के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं।